अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में जब भी फौज और अदलिया की खिदमत हासिल की गई तो इन इदारों की जानिब से कभी भी इनकार नहीं किया गया। 2009 की जुडिशल पॉलिसी में ये ऐलान किया गया था कि अब जजेस को इंतखाबात में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 2013 और 2018 में लोअर कोर्ट्स के जजेस ने ही आरओज के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए। 2018 की तरह माजी में होने वाले कई इंतखाबात इस बात की दलील हैं कि फौज को जब भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई उसने एहसन अंदाज से ये फर्ज निभाया। मगर अब मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वजारत दिफा और वजारत खजाना और अदलिया ने मुआवनत से माजरत कर ली है। वजारत दिफा का कहना है कि फौज अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ है और उसके एहलकार 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक मरदमशुमारी के अमल में भी मसरूफ होंगे। इस वजह से इलेक्शन के लिए एहलकार नहीं दे सकते। उधर वजारत खजाना का कहना है कि माशी बहरान और खसारे का सामना है, 60 अरब रुपए नहीं दे सकते। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन को खत में बताया है कि पंजाब में 13.25 लाख से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, इसलिए अदालती अफसरान इंतखाबी अमल में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। इसी मामले पर आज का पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, वजाहत मसूद, जैगम खान और ईसा राना साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मामला इंतहाई अहम है, इंतखाबात होने हैं मगर कैसे? सवाल कुछ इस तरह से है। फौज और अदलिया की माजरत, इमरान खान की इदारों पर तनकीद, इंतखाबात कैसे मुमकिन हो पाएंगे? फोरम ओपन रखेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। इंतखाबात तो होना है मगर होंगे कैसे जब इदारों का ताउन नहीं रहेगा। शहजाद चौधरी साहब, ये जो माजरत आई है, एक माजी का इमरान खान साहब का बयान है 2013 का, जब आरोज इंतखाबात होते थे की बात होती रही, बयानात दिए गए, उन्होंने आरोज के किरदार को शर्मनाक करार दिया था। उसके बाद भी बहुत से ऐसे बयानात रहे जहां इदारों के सरबराहान को मुस्तकिल इल्जाम दिए जाते रहे और डे टू डे पॉलिटिक्स में घसीटा जाता रहा है। अब ये जो जवाब दे दिया गया है, इंतखाबात कैसे होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, ये तो कोई अभी नई बात तो है नहीं। क्या हो क्या रहा है कि हर किस्म के इदारे को हर किस्म के अलकाब से नवाजा गया है और मैं सिर्फ उसमें इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहराता। हमारी हर दौर के अंदर हर जो सियासत का कोई भी जो सियासतदान था उसने इससे अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है उस चीज़ के अंदर। मेरा ख्याल है जहाँ पे इस तरह से तकरीबन हर इदारे को ही कोई मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए और अलकाबात से नवाजा जाए, ऐसे ऐसे अलकाबात से जिससे कि उन इदारों की साख तो बचाने की बात छोड़ दीजिए, रह कुछ नहीं गया पीछे। अब तो कौन पागल होगा कि जो इस अमल में जाएगा। एक और चीज़ भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो सियासी कल्चर है, मैं सियासी निज़ाम की बात नहीं कर रहा, सियासी निज़ाम की खराबी नहीं है, सियासी कल्चर की जो खराबी है, जो सियासी कल्चर उभरा है पिछले 5, 6, 7 साल के अंदर, इस सियासी कल्चर के अंदर कोई शरीफ आदमी किसी का कोई काम रह गया इस सियासी कल्चर में हिस्सेदार बनने का? तो जो कोई अपनी साख और शराफत और अपनी हदूद को कायम रखना चाहता है उसको इस सियासी कल्चर से अपने आप को दूर रखना पड़ता है। 25% कहते हैं, 15 से 20%, 20 से 25% भी हो सकता है। कई जगह पे सिंध के अंदर टर्न आउट था सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए। बल्दियाती इंतखाबात सिंध के लिए बहुत ही क्रिटिकल, खासतौर पर कराची के लिए। लेकिन क्या ये उकता गए, क्या डिसइंटरेस्ट हो गया हमारी सियासत को कि लोग उसके लिए भी नहीं निकलते? कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए वैसे ही बहुत कम निकलते हैं, और ये तो बल्दियाती थे, लेकिन उनके घर की बात थी बल्दियाती जो थी। उसके बाद आपने देख लिया पुलिस का जो आईजी है वो कहता है मैं 4 से 5 माह लूंगा, उससे पहले मैं शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ मुझे 4 से 5 माह लगेंगे लड़ते हुए, मैं नहीं दे सकता, पुलिस भी नहीं दे सकता। अदलिया भी दूर रहेगी, फौज भी दूर रहेगी। वक्त वो आ रहा है। बदकिस्मती जो समझने की बात है कि हमारा सियासी निज़ाम अभी तक किसी न किसी आर्बिट्रेशन के साथ चलता रहा है, और अब आर्बिट्रेशन करने वाले लोग अपने आप को दूर कर गए हैं क्योंकि इसके अंदर इतना गंद है कि वो अपने आप को और गंदा नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर अगर पीछे से नहीं तो दूर, सामने से दूर पीछे हट गए और दूर चले गए और कहा कि हम इससे अब जितना दूर रहेंगे उतनी हमारी शायद साख बच जाए। तो इसलिए ये है डिसइंटरेस्ट,
आर्बिट्रेशन का आपका निज़ाम, आपके सियासतदान मैच्योर और बलूगत की सतह पे नहीं पहुंचे, सियासी कल्चर इस हद तक गंदा हो चुका है कि कोई इसके करीब जाना नहीं चाह रहा, और ये लम्हा शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत में आपकी इसी गुफ्तगू को अगर थोड़ा सा रिवर्स करके या वाइस वर्सा करके सामने रख दूं, आपने मेचोरिटी की बात की, पॉलिटिशियंस की, हिस्सा बकदरे जुस्सा की बात की, ये तमाम इंतजामी इदारे हैं जिन्होंने सपोर्ट करना है इस निज़ाम को चलाने के लिए और ताउन करना है, कोऑपरेट करना है, आइन भी ये कहता है। आज पीटीआई के मेंबर्स की जानिब से भी बात की गई। सर, इंतजामी इदारों के ऊपर इतनी बात हुई क्यों? क्या वो अपने काम दुरुस्त अंदाज में सरअंजाम दे रहे थे या वहां से भी हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला गया, अगर ये सब कुछ इतना जिसे कहा जाए गदला हो गया है तो? आज ही तो इलेक्शन कमीशन के अंदर पीटीआई ने कहा कि कोई सेंसिटिव या ये जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं इनका कोई एहलकार किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर, ये एक वो है एक सजेशन है जो प्रपोजल दिए गए कि कोई अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी फौजी को भी नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन ऐसे भी हुए जब आरओज और पीओज की नौकरियां लगाई गई तो ये कहा गया कि आप सिर्फ इतने मीटर दूर यानी 100 मीटर की हद के करीब नहीं आएंगे और सिर्फ सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और आइन कहता है कि मदद के लिए, लेकिन ये क्या है कि आइन तो बहुत कुछ कहता है। डरे उस वक्त से जब ये आइन सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। पहले भी इस तरह कहा गया और अब फिर से हम उस जगह पे सियासतदान लेके जा रहे हैं इस पूरे सियासी कल्चर के साथ इस निज़ाम को, जहां पर आइन खुदा न खास्ता, बेशक कि हम जितना मर्जी कहते रहे कि आइन में ये लिखा है, कानून ये कहता है और वो कितना सेंसिटिव और कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अहम है, लेकिन जब उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसकी अहमियत क्या रह जाएगी। तो ये हमारे सियासी निज़ाम और कल्चर की सीखने की बात यह है कि भाई कुछ खुद उठ के आगे सियासी लोग जो हैं मिल मिला के कोई किसी ना किसी रूल्स ऑफ द गेम पे एग्री कर जाओ। जब आप रूल्स ऑफ द गेम पे एग्री करोगे तो फिर लोग कोई रेफरी करने के लिए आपकी खेल को, जहां पर कोई कानून ही नहीं है, वो रेफरी किस तरह करेगा, रेफर क्या करेगा, तो फिर रूल ऑफ गेम कोई और बनाएगा दरअसल। ठीक है, ये जो शहजाद साहब ने गुफ्तगू की वजह से कहने को तो बताएंगे कि आइन में दिया हुआ है, लेकिन बनाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं है। सर, अगर सियासतदान आ जाएंगे तो फिर तो आइन में बने हुए हैं, पर अगर सियासतदान अपनी जगह नहीं आएंगे, वजाहत साहब जो बात भी करेंगे, पहले बहुत से लोग आर्बिट्रेशन कराते रहे, मगर अब जिस तरीके से मामले को चलाया जा रहा है तो इदारे पीछे हट गए के कदम और माजरत कर ली। अब इंतखाब होगा कैसे? यहाँ पे जो बात कही गई है कि तनकीद के बायस इदारों की साख खराब हुई है। 12 कौमी इंतखाब इस मुल्क में हुए हैं और 23 नवंबर 2022 को एक नहायत ज़िम्मेदार मनसबदार ने, अहलकार ने रिटायर होने से चंद रोज़ कबल ये तस्लीम किया कि हम मुदाखलत करते रहे हैं। और मैं याद दिला रहा हूँ, भाई शहजाद को मुझसे बेहतर याद होगा, 10 मार्च 1953 को लाहौर में जो इंतखाबात हुए थे उसमें पहली दफ़े झुरलू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। लाहौर का कमिश्नर सईद जाफरी उसमें ज़िम्मेदार था। अगर इदारे अपना काम जो है वो ज़िम्मेदारी से और दयानतदारी से अंजाम नहीं देंगे तो फिर उनकी साख पे हर्फ उठेगा। मैं एक सवाल करता हूँ कि ये जो जवाज़ पेश किए गए हैं, मिसाल के तौर पर वजारत ख़जाना की तरफ से कि जी 60 अरब नहीं 12 अरब दे देंगे, ठीक है। अदलिया वाले ये कह रहे हैं कि जी इतने मुकदमात हैं, ये क्या माजी में नहीं थे। ये जो पुलिस वाले हैं उनका थोड़ा वजन वाली बात लगती है कि जी वो ये काम मर्दमशुमारी वाला ख़ास तौर पे ज़रा उसमें थोड़ा वज़न है। लेकिन क्या हमें कौन सी रवायत काम कर रहे हैं कि सरकारी इदारे एक कौमी फ़र्ज़, एक दस्तूरी फ़र्ज़ से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं, ख़त लिख के कर रहे हैं, और वो ऐसे दूध के धुले नहीं हैं कि सिर्फ उन पर तनकीद करने से उनकी साख ख़राब होती हो। उनकी साख उनके अफ़ाल और उनका जो माजी है और जो कुछ वो करते रहे हैं उससे ख़राब हुई है। मेरी राय में इंतखाबात वक्त पे होते हैं या नहीं होते, जो मामला तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो सब्जुडिस। सर, मेरा सवाल है होंगे कैसे? इस तरह से तो नहीं हो सकते। ये जो जवाज पेश किए जा रहे हैं ये तो वो जवाज हैं जो नूह के तूफान से शुरू हुए हैं और ये तो रोजे क़यामत तक खिड़की खोल रहे हैं। नो वाली के हो नहीं सकते। इसमें हम एक तो बहुत बड़ा खदशा पैदा कर रहे हैं, हम एक ऐसी प्रेसिडेंट कायम कर रहे हैं कि आइंदा भी इंतखाबात को इन बहानों से इस तरह के जवाज पेश करके तो मुस्तकबिल में भी जो है वो कि ये भी कहा जा सके कि इंतखाबात की ज़रूरत ही क्या है। हम वैसे ही नेक लोग जो है वो चुन लेते हैं
हैं, लॉटरी निकाल तो के। ये बात तो शहजाद साहब कह रहे हैं कि अगर आप रूल ऑफ गेम्स आज सियासतदान बैठे मामला हल करें, तय कर लें तो आप सियासत में जो गंद डाला गया है, माफ कीजिएगा, वो भी सर जो तो है सियासतदान समेट लेना गंद को, इस काबिल हैं या नहीं है? जो जब सियासतदान वो गंद समेटना चाहते हैं तो उस पे उनको जो है वो गेम से बाहर कर दिया जाता है। चाहते हैं समेटना, आपको लगता है जो बैठने को तैयार नहीं इमरान खान साहब? नहीं, खान साहब तो सिरे से मैं तो उनको आई डोंट कॉल हिम, ही इज अ पॉलिटिशियन, एक बड़ी जमात के सरबराह हैं सर। ये कैसे आप कह सकते हैं नॉट अ पॉलिटिशियन? अगर वो पॉलिटिशियन होते तो वो इस वक्त जो है उन्होंने जो पिछले 1 साल के साथ इस मुल्क में इस मुआशी हालत में जो कुछ किया है वो नहीं करते। सर आप उनकी सियासत से इतराज कर सकते हैं, तरीकाकार से कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते वो सियासतदान नहीं। इसलिए कि मैंने 94 तक उन्हें सियासतदानों को गालियां देते सुना है। उसके बाद उनकी जिद्दोजहद शुरू हुई। उसके बाद जब सुभान अल्लाह 42 बरस की उम्र में जिद्दोजहद शुरू हुई है। कुछ और लोगों ने भी 40 के बाद शुरू की है। किसी एक को आप इतराज सियासत तो कोई कभी भी कर सकता है। नाम लें आप उनमें से किसी का। सियासत तो कोई भी कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका ज़हन जो है वो सियासत की कौमी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार है। मैंने आपको चले नाम भी ले दिए, तो अब ये तो आप नहीं कह सकते कौन कब अब सियासत शुरू करे, लेकिन आपने कहा कि सियासतदान गन साफ करने को तैयार है। मैं इससे एग्री नहीं करी। ज़ैगम साहब की तरफ ले जाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ज़ैगम साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इंतखाब कैसे मुमकिन हो पाएगा इस सिचुएशन में? क्यों मुमकिन नहीं होगा? किस आइन ने, किस कानून में लिखा है कि इलेक्शन फौज ने करवाने हैं या फौज ने मदद करनी है, अदालत ने करवाने हैं या अदालत ने मदद करनी है? मुझे एक मुल्क की मिसाल दे दे जहां इलेक्शन पाकिस्तान की तरह अदालतें जाके करवाती हूँ, रिटर्निंग अफसर जो है वो जज बनते हो। सारी दुनिया में जो अदालतों का काम है वो इलेक्शन में मुंसफी करना है, झगड़े निपटाने हैं। शुरू से लेकर आखिर तक के जितने झगड़े हैं वो जाके कोर्ट्स में एंड अप करेंगे और कोर्ट्स ने उन तनाज़ात को निपटाना है। अगर कोई करप्शन का मसला निकलेगा, कोई धांधली का मसला निकलेगा तो वो अदालत में जाके अदालत ने निपटाना है। अदालत अगर खुद ही इलेक्शन करवाएगी तो फिर वो मुंसफी कैसे करेगी? पाकिस्तान में तो हमने अजीब काम किया हुआ है कि किसी का काम किसी को सौंप देते हैं, किसी का काम किसी को सौंप देते हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो किस सरकारी इदारे को मदद के लिए बुलाता है ये उसकी जिम्मेदारी है, और अदालत इनकार कर सकती है। उनके दूसरे काम है, उनका कोर वर्क नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। वो क्यों करें? इलेक्शन कंडक्ट करने का काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बिल्कुल अदालती काम नहीं है। वो क्यों करें? जबकि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है कि अदालत अलग है, इंतजामी मामलात से अलग है, वो बिल्कुल एक अलग थलग करके इदारा है। और आप देखिए उनको बुलाया क्यों गया? जवाब क्या था कि इलेक्शन पर जो इल्जामात लगते हैं, इलेक्शन की शफाफियत पर जो सवाल उठते हैं, उनको दूर करने के लिए अदलिया को इन्वॉल्व कराया जाए। तो क्या अदलिया के इन्वॉल्व होने के नतीजे में, शामिल होने के नतीजे में मसला हल हो गया? सिर्फ आप 2013 का इलेक्शन देख लीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर्स जजेस थे, तमाम सेशन जजेस थे, एडिशनल सेशन जजेस थे पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन हो गए। इमरान खान ने क्या कहा? बाकायदा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के खलीलुर रहमान रमदे, इन्होंने मिलकर साजिश की। रिटर्निंग ऑफिसर्स का, यानी वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हैं, उनका इजलास बुलाया और उनके जिम्मे लगाया कि तुम धांधली करो, और ये साजिश पर अमल हुआ और अदलिया ने साजिश करके, साजिश को इंप्लीमेंट करके इलेक्शन में धांधली की और इमरान खान को हरवाया। आ गई शफाफियत, हो गई आपकी तसल्ली कि अदलिया के इन्वॉल्व होने के नतीजे में मुल्क में ऐसे इंतखाब हो गए जिस पे अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो फिर आपने क्यों इन्वॉल्व किया? मगर 10 साल पहले लगाए गए इस इल्जाम को आज तक कोई वजाहत ना मिल सकी, कोई सच्चाई सामने ना आ सकी, मगर वो इल्जाम आज भी गूंज रहा है। ये है फिर इदारे किधर सपोर्ट करेंगे? जी, आपने अदलिया को खुद बाहर कर दिया। वजारत खजाना कहती है मैं 12 अरब से ज्यादा नहीं दे सकती। उधर उन्होंने मर्दमशुमारी करानी, उन्होंने कहा हम आपको वर्कफोर्स नहीं दे सकते सिक्योरिटी। आयशा साहिबा, हम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों के हवाले से चलते हैं ना, कि अदलिया का रोल नहीं बनता है। अदलिया और फौज के हवाले से आपने पूछा, फौज सिविलियन एड में सिर्फ उस वक्त आप इलेक्शन में बुला सकते हैं जिस वक्त आप समझते हैं कि बलवे का खतरा है, झगड़े का खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर तक उनकी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ठीक है, जब उन्हें पोलिंग स्टेशन से एक खास फासले पर ठहरने का कहा गया तो बिल्कुल ठीक कहा गया, क्योंकि जब पुलिस को नाकामी होगी तो तब फौज को बुलाया जाएगा। अब फर्स्ट डिफेंस लाइन तो फौज को बना नहीं सकते, फौज की इज्जत के खिलाफ है। और आपने क्या किया 2018 में? फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर बुला लिया,
फिर क्या कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, और वजह साहब ने ठीक कहा, क्या इदारों ने खुद इस बात का ख्याल किया कि वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने? तो इन दो के बगैर इलेक्शन हो सकता है, होना चाहिए, इनको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। वजारत खजाना की जहां तक बात है, वजारत खजाना की क्या हिम्मत है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए फंड देने को इनकार करे? ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या गैर मुंतखब लोग इस मुल्क को चलाएंगे? मैं किसी गैर मुंतखब शख्स को इजाजत नहीं देता कि मुझ पर हुकूमत करे, मेरे टैक्सों के बारे में फैसले करे, मेरे मुल्क के बारे में फैसले करे, मेरे सूबों के बारे में फैसले करे। हमें मुंतखब हुकूमत चाहिए और ये प्रायोरिटी है। जैसे भी हालात हैं, फंडिंग देना उनका काम है, पुलिस इनकार नहीं कर सकती। फौज को भी दोबारा कहा जा सकता है, आईनी तौर पर सिविलियन एड की फौज पाबंद है, वो अपनी मजबूरी जरूर जाहिर कर रही है, लेकिन अगर हुकूमत सही जो आईनी क्लॉज है उसको इन्वोक करके कहेगी कि आप आइए, हम सिर्फ इतना आपको चाहते हैं कि हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर अगर लॉ एंड ज़ैगम साहब ने इतनी आसान सिचुएशन बना दी है। सर मुझे आगे बढ़ना है ज़ैगम साहब, माजरत के साथ कि आईनी और कानूनी तौर पर चलें तो बहुत आसान है, और उसके नीचे अगर इक़दामात लिए जाएं साराना साहब, तो वो तो उन्होंने कह दिया इंतखाबात कराना बहुत आसान है और ये रास्ता और तरीका है, करा लिए जाए। कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्जाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर भी भरोसा नहीं है। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि PTI अब एक ख़त लिखेगी तमाम इदारों को और कहेगी कि फिर असी ना ही समझिए, और हम ये समझ लें कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं आइंदा इदारों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी को कहे ना कि कुत्ता तेरा कान ला के लै गया, तो कुत्ते के पीछे भागने के बजाय कान को तो हाथ लगा लें आप। कोई आपको ये कह रहा है कि जी आपने ये ऐसे किया, तो इसके रद्द अमल में आप ये कहें जी ऐसी तो कुछ ही नहीं करना, बेहतर ये नहीं है कि जो कहा गया उसकी इस्लाह कर ली जाए। वैलिड पॉइंट। तीसरी बात ये कि ज़ैगम भाई ने भी और आपने भी कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये आरोज के इलेक्शन थे, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, उन्हें आरोज के किरदार को शर्मनाक करार दिया था। ठीक है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये इलेक्शन आरोज के इलेक्शन है। उसके बाद इमरान खान का बयान आया था, पहले आसिफ अली जरदारी साहब का इस पर बयान आया था। आइन जब हम कोई भी कौम आइन बनाती है वजात, तो उस आइन का मकसद ये होता है कि हमने इसके तहत एक कौम की ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है ना। उसमें फिर ये नहीं होता कि हम आइन के अपनी मर्जी से तोजी करेंगे या माजरत आइन से कर लेंगे कि पायंता कल मान लेंगे आज नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। अगर आइन ये कहता है कि 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो यू हैव टू, आपको ये कराना पड़ेगा। ये कोई नहीं है कि वजारत खजाना कहे जी पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि किसी तरह तारीख मिल जाए। लेकिन जी बात ये है कि ये तो अब अदालतों को भी, ये जो 35,000 मुकदमात हैं, ये कितने हैं, वो पहली दफा हुए। हमने कोई पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात का बोझ है। हम तो ये सब बचपन से यही देखते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं कोई सन्यासी बाबा तो हूँ नहीं 100 साल, लेकिन हमने अपने ही प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि मुझे तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन, कामयाब इलेक्शन का इनकाद भी टीम वर्क है, और ना इलेक्शन कराने का भी जो तरीक़ेकार है वो एक टीम वर्क ही होता है। तो ये टीम वर्क हो रहा है, बेसिकली ये बुनियाद है कि टीम वर्क की बुनियाद पर ये राय मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अब अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जब वो सियासी जमातों के कान मरोड़ सकती है और सियासी जमातों को खींच के वो इस बात पे पाबंद कर सकती है कि उसको ओबे करें, तो फिर वो आइन के तहत इदारों को भी इस बात पे पाबंद कर सकती है कि इलेक्शन कराने में जो उनके किरदार उनके को तफवीज़ किया जाए वो पूरा करें। चलें जी, गुफ्तगू इस नतीजे पर पहुंची कि बिल्कुल इंतखाब हो सकते हैं और अपने वक्त पर आइन की दी गई मुद्दत के अंदर हो सकता है, अगर आइन और कानून को रास्ता बना लिया जाए। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मामला मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज ने इसे एस्टैब्लिशमेंट की जमात बना दिया है। एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मुल्क पर हुकूमत करना बड़ी नाकामी है। मौजूदा माशी बहरान में इतनी बड़ी विफाकी काबीना मुल्क की तबाही के मुतरादिफ है। वो तमाम लोग जिन्होंने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा था, वो मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने के लिए इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं। बेशतर वज़रा डिलीवर करने में नाकाम रहे। ये बातें नून लीग के किसी मुखालिफ सियासतदान की नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के साबिक वजीर आला, नून लीग के ही साबिक गवर्नर, नून लीग के ही साबिक वफाकी वजीर, नून लीग से ही सेनेटर रहने वाले और नून लीग के ही मरकजी नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी की है।
मेहताब अब्बासी के मुताबिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो अपनी जमात के बयानिए का दिफा भी नहीं कर सकते। पहले वो खामोश रहे, अब उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। मेहताब अब्बासी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मरियम नवाज एबटाबाद का दौरा कर रही हैं। केपीके में नून लीग के पुराने रहनुमा और वर्कर्स परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी अमीर मुकाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जबकि मेहताब अब्बासी के अलावा अब चौधरी निसार भी चुप का रोज़ा तोड़ चुके हैं, जबकि शायद खाकान अब्बासी के लिए रोज़ के बयानात भी हमारे सामने आ रहे हैं। मुश्किल अदवार में नून लीग का साथ देने वाले अंकल्स अब नून लीग को कमज़ोर करने का सबब बनेंगे। इसी मामले पर सवाल रखेंगे आपके सामने। सिंध बलोचिस्तान में कमज़ोर नून लीग, केपीके में भी गैर मकबूल। क्या नून लीग सूबाई जमात बनने जा रही है? आपको लगता है कि हालात इस तरफ लेकर जा रहे हैं जमात को, तो आप हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और आप समझते हैं कि वक्ती हालात हैं, ऐसी सूरत नहीं तो नहीं का ऑप्शन। शहजाद साहब। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइए कि मैं पहला जो सवाल हम डिस्कशन कर रहे थे, जो आइन की हम बार बार बात करते हैं, ये आइन सिर्फ हम इस प्रोग्राम में जो शुरका है सिर्फ वही जानते हैं, या बाकी पाकिस्तान और सियासतदान और बाकी इदारे वाले जो हैं वो भी आइन को कुछ समझते हैं या नहीं समझते? इसमें कोई शक नहीं कि हमें बारहा उनको याद कराना चाहिए कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आइन कहते हैं, उसके नीचे हमने मुल्क का निज़ाम लेके चलना है। लेकिन क्या वजह है कि ये आइन इर्रेलेवेंट होता जा रहा है? मेरी बार बार एक गुजारिश आप लोगों से ये होती है, अपने साथियों से भी और आपके प्रोग्राम की वसादत से भी, कि खुदारा इसकी फिक्र करें कि आइन इर्रेलेवेंट हो रहा है और ये एक सियासी माहौल और जमहूरी जमाने के अंदर इर्रेलेवेंट हो रहा है। डरे उस वक्त से जब मईशत और किसी और किस्म की जो दहशतगर्दी या कोई और खतरा है, उससे सियासी जो आपका कल्चर और जो इंतशार है वो बड़ा खतरा बन जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह होगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, एक आइन होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे और उसको इर्रेलेवेंट खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। तो अगर किसी को सीधा करना है तो इन सियासतदानों को सीधा करना है, वरना बाकी सारे तो अपने अपनी काम पे बैठे हुए हैं। उनकी तो वैसे ही ऐसी रेपुटेशन है कि ये तो आइन को कुछ समझते नहीं है। तो जिनकी जिम्मेदारी बनती है आइन को संभालने की, वही नहीं संभाल पा रहे। मेरा बारहा के पॉइंट ये होता है। दूसरी बात, आपका सवाल आ जाता है PMLN के ऊपर। मैं समझता हूं बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये असल में रंबलिंग्स हैं, ये अंदर का एहसास है। क्या एहसास है? विरासती सियासत के खिलाफ बहुत खुल के सामने आ रहा है PMLN के अंदर। और मैं मतलब कि उनको हमें कूडोस देने चाहिए और उनको हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग जो कि इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए। चौधरी निसार में बीन द फर्स्ट वन, शायद खाकान अब्बासी दलेरी वाला पोजीशन स्टांस लिया। सिमिलरली मैं समझता हूँ मिफ्ता तो ऑलरेडी चलो एक इंडिपेंडेंट सोच रखता था। अब ये अपने जो हमारे एबटाबाद वाले वो हैं, उन्होंने भी बहुत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये हैं वो तब्दीलियां जो सियासत में कोई उम्मीद की किरण एक नजर आती है, जिसकी वजह से। तो मैं तो समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। आपका पॉइंट ये था कि क्या इसकी वजह से कब रही है पाकिस्तान की, मुझे बताइए ना। शायद गौस अली शाह सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर थे ना, बाकी तो और कोई नहीं है। माजरत, एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे इजाजत दीजिएगा। इस दूसरे नुक्ते पर आप बात कीजिए कि वो समझ रहे हैं कि आगे क्या होने को है, मगर ये विरासती सियासत के खिलाफ एहतजाज पर उम्मीद है। बात आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। शहजाद साहब, अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। हम मुस्लिम लीग नून पर बात कर रहे हैं, दीगर सूबों के साथ साथ अब KPK में जहां वोट बैंक था वहां से भी सीनियर लीडरशिप एहतजाज करते हुए अलहदा हो रही है। और बहुत, जैसा मैं कह रहा था, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये आवाज है असल में विरासती सियासत के खिलाफ। ये जो आज तक की सियासत रही है उसको बदलने की एक कोशिश है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। एक तो मैंने ये कहा। दूसरा, आपने कहा कि क्या अब ये पंजाब की पार्टी बन के रह जाएगी? मेरा ख्याल है ये हमेशा से पंजाब की पार्टी ही रही है। एक आध दफा गौस अली शाह साहब सिंध में आए और यहाँ पे अरबाब साहब आए सामने KP के अंदर, और दैट वाज इट, खत्म। उसके बाद कभी आपने PMLN को, कभी बलूचिस्तान में जहरी साहब के बेटे जो हैं वो आए कुछ देर के लिए, वो भी एक अरेंजमेंट के तहत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी अपने पंजाब के गढ़ से आगे निकल नहीं पाए। आज की मुश्किलात के अंदर मुझे लगता है ये और मुश्किल हो जाएगा। खासतौर पे मरियम नवाज शरीफ की जो स्ट्रेंथ है जो पार्टी के अंदर, उसको क्वेश्चन और चैलेंज किया जा रहा है। असल में ये पंजाब की पार्टी ही बन के रह जाएगी अगर इसके अंदर एक, जिसे कहते हैं, ड्रास्टिक तब्दीलियां नहीं आती इसकी सियासत के अंदर, जो जमहूरी अमल के थ्रू आ सकती हैं, जो कि इनके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि एक से ज्यादा सूबों में असर है तो वो PTI है, जिसका पंजाब में भी एक पोजीशन है, और KP के अंदर तो अभी तक फिलहाल काफी हद तक मजबूत है। तो मैं बात यही खत्म करता हूँ कि हाँ, खतरा ये है कि ये पंजाब की पार्टी बन के रह जाएगी।
ठीक है जी। जैरम खान साहब, यो से मरियम नवाज वो फैक्टर बनेगी जो शहजाद साहब डिस्कस कर रहे हैं? मरियम नवाज वो फैक्टर नहीं है। मरियम नवाज उसमें फैक्टर का एक हिस्सा ज़रूर है। मुस्लिम लीग नवाज एक बड़े बहरान से गुजर रही है और इस बहरान के दूसरी तरफ किस तरह की मुस्लिम लीग नवाज उभरेगी वो हमें मालूम नहीं है। कितनी कम होकर कितना नुकसान उठाकर निकलेगी हमें मालूम नहीं है। इस वक्त मेरे ख्याल में सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में अपनी मकबूलियत बरकरार रख पाएगी? आप ठीक कहा गया, शहजाद साहब ने ठीक कहा कि बुनियादी तौर पर पंजाब की जमात है। बहुत सी जमातें, मुल्कगीर जमातें ऐसी होती हैं जिनकी बेस एक सूबे में होती है, उसके बावजूद भी वो मुल्कगीर जमातें हो सकती हैं, लेकिन वो मुल्कगीर उसकी जो अपील है वो कम हुई है और वो भी मुस्लिम लीग नवाज की अपनी पॉलिसियों की वजह से हुई है। जिस तरीके का इसने दूसरे इलाकों से सलूक किया है उसकी वजह से दूसरे इलाकों में उसकी अपील कम हुई है। जिस तरह का मिसाल के तौर पर उसने सलूक केपी के साथ किया, केपी को लीडरशिप में कितना हिस्सा मिला, केपी को हुकूमत में कितना हिस्सा मिला। केपी को जाने दीजिए, कहा गया पंजाब की जमात है, मुझे ज़रा मुस्लिम लीग बता दे कि वो जनूबी पंजाब की कितनी जमात है। वो हुकूमत में होती है तो विफाक में या सूबे में जनूबी पंजाब का कितना हिस्सा होता है, बजट में जनूबी पंजाब का कितना हिस्सा होता है, लाहौर को और जीटी रोड को क्या जाता है और जनूबी पंजाब को क्या जाता है। क्या जनूबी पंजाब का बंदा ये खड़ा होकर कहेगा कि हाँ मुस्लिम लीग नवाज मेरी जमात है? वो कहेगा मुस्लिम लीग नवाज तो जीटी रोड की जमात है। लेकिन क्या अब ये जीटी रोड की जमात भी रह पाएगी? मुझे ये बात भी मुश्किल नजर आ रही है। लाहौर के नताइज देखिए ज़िमनी इंतखाबात के, आप देखिए कि किस तरीके के जो नताइज आ रहे हैं ओपिनियन सर्वेज में, ह्यूज चैलेंज है। और उसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, उसकी वजह सिर्फ मईशत नहीं है और उसकी वजह सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। लीडरशिप का और पार्टी का क्राइसिस वो बात कर लेते हैं जो आज मेहताब अब्बासी साहब ने की। उन्होंने इकानमी की बात नहीं की, माशी पॉलिसियों की बात नहीं की, उन्होंने पार्टी के अंदर जो बहरान पैदा हो रहे हैं उनकी बात की। उन्होंने वो बातें की जो हम यहाँ करते रहते हैं, उस दरबारी कल्चर की बात की कि किस तरह की खुशामद वहाँ होती है, किस तरह की खुशामद को पसंद किया जाता है, किस तरह किसी से मशवरा नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि हज़ारा में तंजीमी कन्वेंशन हो रहा है, हज़ारा के जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो पार्टी के नायब सदर हैं, उन्हें बताने की भी जहमत गवारा नहीं की गई कि मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी आपके इलाके में आकर पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगी। क्यों? क्योंकि वो इलाका भी अब शाही खानदान के सपुर्द हो चुका है, हर मामला शाही खानदान ने संभालना है। तो फिर शाही खानदान जरा संभाल के देख ले कि क्या इस तरह पार्टियां चलती हैं या नहीं चलती। अगर मुस्लिम लीग नवाज ने ये ना देखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जमात शाही खानदान तक महदूद हो जाएगी, आप दरअसल ये कहना चाह रहे हैं? जी इसार राना साहब, देखिए पार्टी और प्रॉपर्टी में फ़र्क होता है। जब आप पार्टी को प्रॉपर्टी की तरह चलाते हैं ना तो फिर यही होता है जो हो रहा है। जब आप ज़ाती मुलाजमों को पार्टी के अहम ओहदे दे देते हैं और उनको समझते हैं कि अब आप सेफ साइड पे हैं, ये हमारे वफादार हैं, तो फिर वही होता है जो अब हो रहा है। हालांकि मेरी दुआ है कि मुस्लिम लीग नून विफाक की जमात रहे। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क में विफाक की जमातें होती हैं उस मुल्क की फेडरेशन बहुत मजबूत रहती है। इलाकाई पार्टियां जब सर उठाती हैं और कामयाब होती हैं तो फिर वो इलाकाई सोच तक महदूद हो जाती हैं। किसी दौर में मियां नवाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान से मैंडेट मिला और उन्होंने पंजाब में कतई कलामी की माजरत, वैसे हमारे यहाँ जमातों को सूट नहीं करता ये कुछ हो जाता है, नजर लग जाती है, जो भी विफाकी जमात बनती है उसको कोई नजर लग जाती है। देखें ना, चील और शाहीन एक तरह ही होती हैं, और लेकिन जब चील शाहीन की तरह उड़ती हुई शिकार के पास आती है तो उसका हासा निकल जाता है। तो इन जमातों के बज़ाहिर जो होता है वो विफाक की फेडरेशन की जमातें होती हैं, लेकिन जैसे इक़्तिदार मिलता है ना इनके अंदर से सूबाइयत बाहर आ जाती है। मैं तो अभी दुआ कर चुका हूँ कि अल्लाह करे कि मरियम साहिबा कामयाब हो, लेकिन जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग जो है, मुस्लिम लीग नून को कभी भी वो नारा जो है वो मिटा नहीं सकते अपनी जमात से। और तीसरी बात यह है कि मैम देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मरियम साहिबा इस वक्त जो अपनी निकली हैं ऑर्गेनाइजिंग की उस सलाहियतों को दिखाने के लिए, उसमें मैंने पहले भी कहा, आप दोबारा कहता हूँ, उन्हें इमरान खान से ज़्यादा जो चैलेंज है ना वो उनको अपने अंकल्स
और अपने घर से है। ठीक है। जो गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ, उसमें मौजूद जो अरकान और सीनियर ओहदेदार थे, उन्होंने मरियम साहिबा को कहा कि आप हमजा शहबाज को वापस बुलवाएं। अच्छा। क्योंकि वो पंजाब की जितनी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, उन्होंने इस पे काम किया हुआ है। ठीक है। अब देखना ये कि मरियम साहिबा आज उनकी मैंने का खिताब सुना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुल्क की मसाइल पे बात करेंगी, महंगाई पे, गुर्बत पे करेंगी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, इमरान खान। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मरियम साहिबा ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोसने देके और बदुआएं देके और वो ये समझेंगी कि वो कौमी सतह के लीडर बन सकती है, तो नहीं, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स खुद को मनवाना पड़ेगा कि वो एक लीडर हैं। ये जो उन पे एक वो लगा हुआ है ना कि वो अपने अब्बू की वजह से अब्बू की लाडली हैं तो इसलिए आगे आ गई हैं, इसको, इस मिथ को तोड़ना होगा। चलिए जी, इसार साहब की बात को वजह साहब कंक्लूड करते हुए कि मरियम को खतरा अंकल से और अंकल मरियम को खतरा समझ रहे हैं, तो क्या ये जीटी रोड की जमात ही ना बन जाएगी कहीं? मतलब वो भी रहे या न रहे, जो सवाल उठा के वहां तक भी ना बचे। जी, मैं इसका एक लफ्ज में जो जवाब दे रहा हूँ वो तो है नहीं, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेहताब अब्बासी साहब 2017 से 2023 तक ये क्या कर रहे थे? ये जो अंकल्स होते हैं, ये इनमें से एक अंकल को तो हम जानते हैं ना कि उन्हें मियाँ साहब का इस्तकबाल करना था, उन्हें लाहौर के रास्ते भूल गए थे। ये हर सियासी जमात में होता है। वो तो उनका भाई थे। जी जी, मरियम के तो अंकल थे ना, मरियम के तो अंकल थे ना। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज में दो धारे हैं, एक हुकूमत साजी चाहता है और एक कौम साजी चाहता है। कौम साजी वाला जो धारा है वो कमज़ोर है, इसमें जो दूसरा धारा है वो रवायत पसंद है, वो इक़्तिदार के करीब रहना पसंद करता है। वो 5 बरस जो है उनमें से चंद एक को छोड़ के जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो मादूद चंद हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मेहताब अब्बासी साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिस रीजन से है वो तो रवायती तौर पे जो है वो इक़्तिदार पसंद और हुकूमतों के साथ चलने वाला एरिया समझा जाता है। मेरी राय में मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर ये फैसला करेंगे, ये फैसला चौधरी निसार अली खान साहब ने नहीं करना। इनमें से जो ऑनरेबल तरीका अपनाया है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। मैं समझता हूँ कि उसका एहतराम किया जाना चाहिए। वो जमहूरी इख्तलाफ है, वो कुछ असूलों पे है, ठीक है। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल अगर मुआशी तौर पे पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहे हैं तो उनका हक है, लेकिन चौधरी निसार अली खान और मेहताब अब्बासी साहब को ये हक इसलिए नहीं पहुंचता कि वो 5 साल जो है वो मंजर से गायब रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज सिंध में कभी भी अहम नहीं थी। आपको याद होगा गौस अली शाह साहब के बारे में लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी राय दे दी थी। उस वक्त वो वज़ीर आला रह चुके हुए थे। बलूचिस्तान में हम पिछले दहाइयों से हमने बलूचिस्तान की सियासत को प्रॉक्सी पॉलिटिक्स बना रखा। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब बचा ही लेंगे? पंजाब में मुकाबला होगा, पंजाब में जो है वो PTI का और मुस्लिम लीग का मुकाबला होगा। और मैं दोबारा पेश गोई कर रहा हूँ कि एक तो सिग्निफिकेंट हिस्सा पीपल्स पार्टी के हिस्से में आना है जनूबी पंजाब से, जो अभी आपने देखा कि आपने सवाल में पीपल्स पार्टी का कहीं जिक्र नहीं किया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो चारों सूबों से वो कहीं भी सिंपल मेजॉरिटी अब आपकी गुफ्तगू कह रही है कि अगली विफाकी जमात पीपल्स पार्टी हो सकती है जो चारों सूबों से कुछ ना कुछ ले लेगी। जी, मेरी ये राय तो मेरा भी चलेंगे, फिर किसी वक्त डिस्कशन करेंगे कि कोई जमात अचानक विफाकी और अचानक डाइल्यूट हो जाती है। ये भी एक अहम मामला है हमारे यहाँ का। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है अवाम से मुताल्लिका और यहाँ पर तलाश जारी है, यानी कि ऐलानात हो रहे हैं कि बाकायदा जो हालात हो गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत जारी है। मुतादिद शहरों में महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया है। मुख्तलिफ पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है, जबकि बाज़ पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में दिया जा रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोल और डीजल का जखीरा करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग करके ये वार्निंग दी कि बाज रहें वरना सख्त कार्रवाई होगी। और यह भी कहा कि मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। मुसद्दिक मलिक ने ऑयल कंपनीज को वाज़ेह किया कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फराहम करें वरना कार्रवाई होगी और 2 दिन में रिपोर्ट लेकर अवाम के सामने आऊंगा। दूसरी तरफ उधर से भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके मुताबिक हुकूमत
अपनी नालायकी पेट्रोलियम डीलर्स पर डाल रही है। वजीर पेट्रोलियम शॉर्टेज का मलबा हमारे डीलर्स पर ना डालें, बल्कि ऑयल कंपनीज की स्टोरेज को चेक करें। पेट्रोलियम डीलर्स को बदनाम किया जा रहा है, हमारे पास पेट्रोल मौजूद ही नहीं, हम कहां से दें। इस तमाम मामले पर हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आती। अगर पेट्रोलियम कंपनीज या पेट्रोल पंप मालिकान जखीरा अंदोजी कर रहे हैं तो उनको पकड़ना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ना कि अवाम को पेट्रोल की फराहमी ही बंद कर दी जाए। इसी मामले को डिस्कस करेंगे। सवाल इस तरह से है, मुल्क में पेट्रोल का जखीरा मौजूद मगर पेट्रोल नायाब, जिम्मेदार कौन? शहजाद साहब, 4 दिन से अवाम तकलीफ में है, उनकी तकलीफ पर भी कोई रिपोर्ट बनेगी, इस पर भी जरा बात करें। अच्छा देखें, जिस तरह सियासी लीडर जो है ना, वो सिर्फ पने तकरीर और क्राउड पुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना जाता, उसकी अफकार, उसका फिक्र, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पहचानी जाती हैं। आप इलेक्शन जीत के आ तो जाते हैं हुकूमत के अंदर, जो भी हुकूमत आएगी, लेकिन उसके बाद आप गवर्न कैसा करते हैं, एडमिनिस्टर कैसा करते हैं, आपकी रिट कैसे बहाल करते हैं, आप रियासत की रिट कैसे लेके आते हैं, क्योंकि उसको एक्सरसाइज करना गवर्नमेंट का काम है। हम कह देते हैं कि रियासत की रिट, लेकिन रियासत की रिट को अप्लाई करना, इस्तेमाल करना, उसको इफेक्टिव बनाना, यह हुकूमतों का काम होता है। रियासत की रिट एक रेजिडेंट आपके पास पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करना टैक्टिकली, टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, ये हुकूमतों का काम होता है। तो जहां पे ये काम ना रहा, वहां पर हुकूमतों का फेलियर सबसे पहले होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो वो जो दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड वो भी गलत नहीं है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके पास 5 से 6 या 7 दिन का स्टॉक है सिर्फ। और ये जो PSO के रेफरेंस से बात करते हैं मुसद्दिक मलिक साहब, जो हुकूमती एक इदारा है, इनके पास है 20 दिन का और 29 दिन का। अब कितना है इनके पास, और हुकूमत कितना पैसा इनके लिए दे सकती है जो कि दूसरों को रिलीज नहीं कर रही है एलसीज के लिए? ये है वो मसला जो कि बुनियादी तौर पर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के पास है। इसमें दोनों साइड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच जरूर है, लेकिन बेसिक बुनियादी जो कमजोरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी। ठीक है जी, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से कहूंगी हमें थोड़ा स्पीड अप चलना पड़ेगा, 1 मिनट है आप लोगों के पास। जैगम साहब, इसका मतलब है जो शहजाद साहब कह रहे हैं, हुकूमत भी आधा सच और आधा झूठ मिक्स करके सामने रख रही है ताकि जिम्मेदार ना पकड़ा जाए। हम इस वक्त ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है कि जो पेट्रोल पंप है उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको बेचें? आपने देखा है कि साहब लोग सब्जियों के निर्खनामे कैसे चेक करते हैं, छाबड़ियाँ कैसे उल्टाते हैं, रेहड़ियाँ कैसे उठा के ले जाते हैं। एक पूरा इदारा ओगरा मौजूद है पेट्रोल की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए। वो इस वक्त क्या कर रहा है? आपके पास आधे दर्जन कवानीन मौजूद हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है आपके पास कंपटीशन एक्ट है, आपके पास पीनल कोड के कितने कानून हैं जो आप लागू कर सकते हैं। वो क्यों लागू नहीं कर सकते? उसकी वजह है क्योंकि ये क्रोनी सेक्टर है। पेट्रोल का लाइसेंस उसको मिलता है जो MNA का रिश्तेदार होता है, जो वजीर का रिश्तेदार होता है, जो बड़े किसी अफसर का दोस्त होता है, या उनके हेंचमैन होते हैं, या उनके बेनामी होते हैं जो पेट्रोल पंप चलाते हैं। पेट्रोल पंप आम बिजनेसमैन नहीं चलाता, ये लोग चलाते हैं। इसलिए ये चाहते ही नहीं है। हमेशा ये होता है कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने का चांस होता है, पेट्रोल पंप जखीरा करते हैं, वो रोकते हैं और कभी उनको नहीं पूछा जाता। ये किसानों के घर छापे पड़े जाते हैं कि आपके पास 100 बोरियां क्यों रखी हुई हैं, बाकी लोगों को पकड़ा जाता है। हमें हुकूमत से हिसाब लेना है कि वो इस काम को ठीक करके दो। वो कह रही है कि मौजूद हैं और पंपों पर भी जखीरा मौजूद है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? तो नहीं मिल रहा तो जिम्मेदार हुकूमत है। इसार राना साहब, क्योंकि नेक्सस कैसा है वो उन्होंने सामने रख दिया है, उनके रिश्तेदार ही होंगे सारे जो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं, तो जिम्मेदार हुकूमत है अगर पेट्रोल नहीं है। देखें, जो पेट्रोल का इस टाइम बहरान है ना, उसकी एक वजह ये है कि ये अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि अगले 2-3 दिन में पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने पेट्रोल रोक लिया, तो 3 दिन पहले इसाक डार साहब ने पिछली दफा जब 35 रुपए बढ़ाए थे, तो क्यों बढ़ाए थे अपनी तारीख से पहले? ये खौफ तो उन्होंने खुद पैदा किया। वो संता सिंह गया बेटे के साथ हॉस्पिटल, उसके चेकअप कराएंगे जी, तो गुर्दे फेल हो गए। उन्होंने कहा पुत्र किसी इम्तिहान ही पास हो जाए। कर ये किसी इम्तिहान में पास नहीं होते, किसी एक चीज में ये साबित नहीं कर रहे कि इनकी ग्रिप है गवर्नेंस के ऊपर। अब पेट्रोल का बहरान, आप चूचे काके, आपको नहीं पता कहां कहां पेट्रोल कितना कितना मौजूद है।
आप रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का के कहते हैं लो जी ऐसी अपना पता भी हो तो क्या वो उसको टैकल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, ताकतवर लोगों के पेट्रोल पंप पे क्या करेंगे भाई? पाकिस्तान को फिर आप कहें कि ऐलान कर दें कि बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे ताकतवर जो है जो मर्जी करता रहे और जो तगड़ा है उसको कोई ना देखे। हालांकि मैं इस पेट्रोल की किल्लत को समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। यकीन करें कौम की टांगे मजबूत हुई है पैदल चल के, पेट्रोल ना मिलने से। बच्चे भरी हुई टैंकियों पे बैठते थे, कमर दर्द होती थी, अब खाली टैंकियों पे बैठते हैं, जरा अच्छा फील करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये लोग ये सिर्फ ये कहें कि जी पेट्रोलियम कंपनियों का प्रॉब्लम है, ये वो है, और भाई जब आपको किसी चीज को मैनेज ही नहीं करना आता तो फिर यही होगा जो हो रहा है। अवाम बेचारे लूर लूर फिर रहे हैं, आप मौजे करते फिरे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागे, उसके बाद काम हो गया। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, पता नहीं अवाम का नुकसान उसमें मेंशन होगा या नहीं। वजाद साहब, ये जिम्मेदार हुकूमत है, कोई एक काम भी कोई अब ये इनकी जिम्मेदारी है गवर्नेंस, ये भी नहीं होता, अब ये भी डाल दे किसी इदारे पे। आपको याद होगा जब 97 में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जिस क्रोनिज्म की तरफ भाई जैगम ने इशारा किया ना, बहुत से पेट्रोल पंप, जाहिर है उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो थी वो ताज़ा एस्टेब्लिशमेंट की गोद से बरामद हुई थी ना, उसकी वीलिंग हुई थी, उसका दूध छुड़वाया गया था, तो वो उन्हीं को दिए हुए थे। रातों रात जो है वो सब तबाह कर दिए गए थे। वो पेट्रोल पंप जो नाजायज़ जगह पे बने हुए थे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये हुकूमत वो है जिससे हर चंद कहें कि है नहीं है। मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म कर दिया आपके इस जुमले ने कि कहें कि हुकूमत है और नहीं है। अब क्या कहा जाए, यहाँ पेट्रोल शॉर्टेज पर बात हुई है सारी की सारी, और वजाद साहब ने इतना मुख्तसरन आके कह दिया, जैगम साहब ने ये बता दिया कि कवानीन मौजूद हैं, आप पकड़ सकते हैं, आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, इख्तियारात मौजूद हैं। मगर इसार राना साहब की बात कि कौम की टांगें मजबूत हो रही हैं, जिस दिन इस कौम ने दिमाग चलाना शुरू कर दिया और इस आईन और कानून को समझ गया कि वो अपना क्या इख्तियार और हक रखते हैं, तो फिर लग पता जाएगा, फिर जो हुकूमत बैठेगी उसको होना पड़ेगा। अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं प्रोग्राम को लेकर, कोई सवाल चाहे हमारे पैनलिस्ट से तो वो भी रख सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।